सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, खुसूसी इंटरव्यू साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और सेनेटर इसाक डार साहब, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर अहम लीडर हैं। जी इसाक डार साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सब पहला ही सवाल है, एक तरफ तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मुबारक हो आपको, एक बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है और 5 रुकनी बेंच के वो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले और जो है जिसमें ताहियात नाअहली 62(1) के साथ जोड़ी गई थी, 6-1 से 7 रुकनी बेंच 6-1 से उस फैसले को उन्होंने कलअदम करार दे दिया, जिसकी बात अब यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत रिलीफ का और ये PMLN के लिए बड़ी मुबारकबाद वाली बात है। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि कई दफ़ा इंसाफ को हासिल करते करते ज़िंदगी लोगों की गुजर जाती है और हमारी तारीख़ भरी हुई है ऐसी बदकिस्मतियों से। तो ये बेसिकली जब ये ओरिजिनल ये फ़ैसला भी था, ये फ़ैसला एक नहायत ही नामुनासिब फ़ैसला था, क्योंकि जब आप आर्टिकल 6 के तहत या आप मर्डर इवन के केस में आप मुजरम बने और आप अपनी सज़ा काट लें, तो उसके बाद जो वेटिंग पीरियड है वो 5 साल है। जो हमारा आइन जहाँ 62(1)(f) का जिक्र है आर्टिकल 62 में, जो डिस्क्वालिफिकेशंस मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, तो उसमें ये खामोश था कि कितनी देर डिस्क्वालिफिकेशन होगी। बेसिकली 62(1)(f) जो है वो सादक और अमीन ना होने के हवाले से एक डिस्क्वालिफिकेशन है। तो मैं जैसे अर्ज़ किया कि अनफॉर्चुनेटली एक तो उसका कोई जो बैकअप प्रोसेस है जो इस्टेब्लिश करे कि वाकई ही कोई बंदा जो है या बंदी है वो यानी सादक और अमीन नहीं है, तो वो उसके लिए कोई प्रोसीजर या कोई लॉ या कोई पूरा प्रोसेस नहीं है। ये एक इनकॉन्सिक्वेंशियल यानी पेटी और इररेलेवेंट जो कि मफरूज़ा था कि सैलरी बाप ने बेटे से लेनी है, जो कि एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, वीज़े के लिए हासिल करने के लिए थी, उसको बुनियाद बनाकर तो मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाइड ता हयात किया गया। तो मैं समझता हूँ कि देर आमद दुरुस्त आमद, अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट ने एक तो चीज़ बड़ी क्लियर कर चुकी है। पिछले 1 साल में एक कानून जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें एक क्लैरिफिकेशन डाल दी गई कि चूँकि आइन खामोश है पीरियड के हवाले से, 62(1)(f) में डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड जो है, तो उसके हवाले से 5 साल पार्लियामेंट ने उसको यानी फैसला किया। आइन में एक तब्दीली हुई, सॉरी कानून में तब्दीली हुई और उसके साथ सदर ने उसको असेंट दी और आज तक उस कानून के खिलाफ कोई भी पिटीशन पेंडिंग नहीं थी। जी बिल्कुल। अब ये एक साहब थे जो ताहयात नाअहली को जो यानी सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने ये एक पिटीशन की। मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स गोज टू द बेंच, जो 6-1 फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि ये सादक और अमीन, पहले तो ये इस्टेब्लिश करना सादक और अमीन कोई है कि नहीं है, उसके बाद नाअहली की क्वेश्चन आएगी। तो वो तो उसके लिए आज तक पाकिस्तान में कोई प्रोसीजर, कोई प्रोसेस और जो जुडिशल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, तो उसके आपको अपील वो तो है ही नहीं। तो ये तो आनन फानन एक एजेंडा जो उन्होंने कैरी कर रहे थे उस वक्त, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जी सर, हिदायत नहीं थे सर, मेरा एक सवाल भी है इस पे। हिदायत नहीं है सर, दुरुस्त आमद हिदायत नहीं सर, मैं एक सवाल भी इस पे करूंगा। ये तो बड़ी एक जाहिर है आपके लिए, PMLN के लिए, PMLN के मियां नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर और वोटर्स के लिए बहुत बड़ा फैसला है।
अब और सियासतदानों के लिए भी जो ऑलरेडी जैसे जहांगीर तरीन और दूसरे जो तायात नायल हो गए थे, और आइंदा भी सियासतदानों के को बहुत रिलीफ मिलेगा इससे। सर यहाँ पर एक सवाल ज़रूर मैं करना चाहूँगा, और वो ये है कि ये फैसला जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था और 5 मुतफ़क़ा जज ने जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने किया था, इस फैसले का इतलाक़ सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन तक महदूद नहीं था। इस फैसले का नुकसान ये हुआ कि एक इलेक्टेड हुकूमत जो चलती हुई हुकूमत थी उसको फारिग किया गया, और उसका खुमियाजा सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन या किसी एक शख्स को नहीं पहुंचा, पूरे पाकिस्तान को पहुंचा है। क्या कहेंगे सर इस पर? एहतसाब हो ना हो, लेकिन कम अज़ कम ये बहुत बड़ा जो है जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था सर, जिसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये डॉक्टर साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं तो ज़रा थोड़ा पीछे आपको लेकर जाऊंगा कि ये जो जिसको मैंने तो नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट 2011, तो ये जो प्रोजेक्ट 2011 था मीनार पाकिस्तान से रोल आउट किया गया, करोड़ों रुपये लगा के इमरान खान को लॉन्च किया गया, एक पार्टी लॉन्च की गई, और वो कई साल वो प्रोसेस चलता रहा, उस पर इन्वेस्टमेंट होती रही। 2013 में एक शफाफ इलेक्शन के ज़रिए एक हुकूमत इलेक्ट हुई, और उस इलेक्शन को चैलेंज किया गया, और 35 पंक्चर नाम से कि जी 35 पंक्चर लगे हैं, और उनकी मर्जी का जुडिशल कमीशन उसके चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क साहब के नीचे बनाया गया, और उसने वो जो इल्ज़ाम था वो कि जी ये 35 हल्के चोरी हुए हैं, उसको उन्होंने उस कमीशन ने उठा के बाहर फेंका। और ये जब 126 दिन का धरना है, बहुत लंबी बात हो जाएगी जी। उसका पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ, वो तो वन ऑफ है। लेकिन जो पाकिस्तान जिस तरह मुआशी तरक्की कर रहा था, आपकी 6% से ग्रोथ ऊपर थी, आपकी महंगाई कम थी, 2% जो है वो खाने पीने की अशिया की महंगाई थी, 4% से कम जो है वो जनरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे हम कहते हैं वो थी, पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल थी, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स अपने हाईएस्ट, आज वो पीक और जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की 5वीं बेहतरीन बन चुकी थी, एमर्जिंग मार्केट में पाकिस्तान शामिल हो चुका था, साउथ एशिया में नंबर 1 मार्केट थी स्टॉक एक्सचेंज। वो तमाम जो तबाही हुई, और पाकिस्तान इन टोटलिटी पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी, और इसको G20 में दाखिल होने के लिए सिर्फ 4 और सीढ़ियाँ क्रॉस करनी थी, और वो चंद सालों में हो सकती थी, और अब तक हो जानी चाहिए थी अगर जमहूरियत का पहिया चलता रहता, एक कॉन्स्पिरेसी ना होती, एक इंट्रीग प्रोजेक्ट 2011 को अल्टीमेटली 2018 में लॉन्च और इम्पोज ना किया जाता, तो पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान ने बेपनाह सफर किया है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया की 47वीं मईशत अनफॉर्चुनेटली 4 साल में बन गया। इनका एहतसाब तो होना चाहिए, आपसे इत्तेफाक करता हूं, इनका एहतसाब तो होना चाहिए जो इस तरीके से आकर इतने बड़े फोरम पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करके ना सिर्फ एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराते हैं, बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पाकिस्तान तबाही के दाने पे है। तो क्या इनका एहतसाब ज़रूरी नहीं है सर, होना चाहिए? ये इसका मैकेनिज्म मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जुडिशरी को खुद देखना चाहिए, और उसके लिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोसीजर और प्रोसेस एक्ट जो बनाया था, आपको याद होगा, वो भी पिछली हुकूमत जो 16 महीने की उसमें बना, और उसमें हमने एक छोटी सी क्लॉज डाली थी, और वो क्लॉज ये थी कि ये 184(3) के तहत जो तमाशे होते रहे इस मुल्क में को, जो रात को किसी छोटे से टेलीविजन पे चलवाया गया कि जी इसाक डार के घर के सामने 1 कनाल 16 मरले की बच्चों की ग्राउंड थी, वो ख़त्म हो गई, मेरे घर में चली गई। मेरे घर में तो एक सूत्र नहीं गया, और वो ना ग्राउंड ख़त्म हुई, वो तो 40 कनाल की ग्राउंड थी। तो बात यह है कि तमाशा एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, और उसमें वो रात चलाते हैं, सुबह चीफ जस्टिस साहब उसको सुओ मोटो लेते और तमाशा लगा देते हैं। और ये 184(3) के हवाले से हमने कहा था कि जी 30 दिन के अंदर आज तक जितने सुओ मोटो पाकिस्तान में जितने चीफ जस्टिस ने लिए हैं, वो उनका एक राइट होगा अपील का। वो आपने देखा कि फुल बेंच बना, फुल कोर्ट रादर 15 जजेस बैठे थे, और 15 जजेस में से कई चीज़ें उन्होंने 10 से 5 मेजॉरिटी के साथ अप्रूव की, कुछ 9
9-6 के साथ की। वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हुआ सर। यस, कुछ वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हुआ। ये सनसेट क्लॉज थी। 30 दिन के अंदर जिन्होंने सफर किया है उनको एक अपील का राइट हम दे रहे थे। अगर हो जाता तो चंद चेहरे एक्सपोज हो जाते जो माजी के चीफ जस्टिस के थे कि क्या क्या जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, मुल्क में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी पार्टी के रहनुमाओं के साथ, मेरे साथ और दूसरे लोगों के साथ। मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाद 180H जो मॉडल टाउन है, सेकंड घर मेरा पाकिस्तान की तारीख में, उसको ऑक्शन किया करने की कोशिश की गई, उसको नीलाम, उसको फिर ओल्ड पीपल होम बनाना और तमाम चीजें चोरी करके। मैंने तो कभी ये बातें की नहीं। ठीक है सर, मैंने कहा कि बिल्कुल एक्शन पाकिस्तान आके तो आके नहीं, बहुत तफसील में चली जाएगी बात, लेकिन बहरहाल बड़ा ये सही कहा आपने कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अगर अक्सरियती फैसला ना होता और ये हो जाता है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये अमल एक्शन होगा तो फिर शायद बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। आपने सही बात किया। अच्छा सर, ये बताएं मुझे कि मियां साहब पे तो अब वजीर आजम चौथी दफा बनने पे सारी पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक फैसला किया है कि उनका आइंदा वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो होंगे, तो क्या PMLN ने भी ये फैसला कर लिया है कि उनके आइंदा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब होंगे? सर जी डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल क्लियर फैसला है और रिपीटेडली मैं भी कह चुका हूँ, रिपीटेडली जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं। हमारी जो पूरी ये स्ट्रगल थी कि एक तो जो जुल्म हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ और खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ, उसको ना सिर्फ एक्सपोज हो बल्कि वो चौथी दफ़ा इलेक्शन लड़े, उनकी पूरी तरह पोजीशन विंडिकेट हो आवाम में, और उनकी एक जो एक्सपीरियंस है जो 2013-17 में, मैं माजी में नहीं जाता, 1993 में नहीं जाता, 2013-17 में नहीं जाता, उनका जो एक्सपीरियंस है 97-99 में नहीं जाता, तो आपकी जो मईशत 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल इकोनॉमी पाकिस्तान डिक्लेयर हो चुकी थी और 6 से 7 महीने का डिफॉल्ट प्रिडिक्टेड था। किसी को नहीं पता था किसने इलेक्शन जीत के आना है। अल्लाह के फजल से हमने इलेक्शन जीता और आपने देखा कि सिर्फ कलील मुद्दत में 3 साल से जरा ज्यादा अरसे में पाकिस्तान वहां पहुंच गया जहां सब दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो गई। ठीक, और तो उसके बाद इसका मतलब है कैंडिडेट मियां फिर पनामा लीक्स, फिर वो शुरू हो गई। वो सब देखा सर, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपसे बात करूं। तो मियां नवाज शरीफ साहब PMLN, मियां नवाज शरीफ हमारे कैंडिडेट है। अब मैं जरा से एक और राय भी आपसे, मर्तबा वजीर आजम बनने के कैंडिडेट है सर। एक और जो मैं चाहता हूं, अवाम आपको सुन रही है और जाहिर है आप इलेक्शन के हवाले से, इस सेल के हवाले से बड़े अहम पोजीशन पे भी है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब पंजाब, क्योंकि एक बहुत बड़ा सूबा है, यकीनन बहुत बड़ी ताकत है, अब मियां साहब तो चले जा रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, अब पंजाब के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया जा रहा है, तो क्या इसको भी कहीं फाइनल किया गया है सर कि कौन वजीर आला आइंदा होगा? डॉक्टर साहब, अभी फ्रैंकली मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। अगर होता तो और मुझे इजाज़त होती, ये फैसला ही नहीं हुआ अभी तक अच्छा कि कौन होगा, लेकिन पार्टी में मियां शहबाज शरीफ साहब के अलावा और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के अलावा या हमजा शहबाज शरीफ के अलावा बहुत लोग हमारे बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। हमारी एक जमात है और वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान में। ठीक, तो मेरा नहीं ख्याल कि क़यादत को मुश्किल आएगी यानी पंजाब में फैसला करने के लिए। तो एज ए स्ट्रेटजी ये फैसला जो है ये मौखर है, इसको कोई फैसला नहीं किया गया और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम यानी फेडरल के अलावा हम यानी नेशनल असम्बली के अलावा हम सूबाई असम्बलियों में भी अपना जो हक है वो हम हासिल करें। और खुसूसन पंजाब में जो कि हमारी शुरू से जो पार्टी है वो पंजाब से शुरू हुई, तो इसमें हम एक बड़ी क्लियर मेजॉरिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको हासिल करें। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि सर इलेक्शन पे आने से पहले इसी बात से रिलेट करके कि देखने में आ रहा है कि PMLN जो कि पंजाब की एक बड़ी सियासी ताकत है और मियां नवाज शरीफ साहब अब आ चुके हैं, और ऐसी सूरत हाल में फिर भी हम देख रहे हैं कि PMLN जो है इलेक्टेबल्स की तरफ जा रही है और PMLN सीट एडजस्टमेंट PMLQ से और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से करने जा रही है। और हमें किसी जगह से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ये चाहती है
कि पंजाब की वजारत आला उन्हें दी जाए और मरकज़ में वो PMLN को सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई या चंद सीटों के ऊपर भी कि मेजॉरिटी ऑफ द पंजाब की सीट वो चाहते हैं उन्हें दी जाए, क्या ये इस किस्म की कोई बातचीत चल रही है सर? देखिए डॉक्टर साहब, आपका इतना वसी तजर्बा है, ये सीट एडजस्टमेंट जो है छोटी, यानी एक होती है अलायंस, आप मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, आप कहते हैं कि इतनी सीटें में आप लड़ ले, इतनी में हम लड़ेंगे, उस तरह का कोई अरेंजमेंट किसी पार्टी के साथ नहीं है हमारा, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको। जहां तक सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है, मसलन कोई एहतराम होता है कि जी फलां जगह पे एक एक्स लीडर लड़ रहा है तो हम वहां अपना कैंडिडेट फील्ड ना करें, या एक बड़ी महदूद तादाद में चंद गिनी चुनी सीट्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट कर लें क्योंकि उनको अकोमोडेट किया जाए, वो रेसिप्रोकेट करते हैं। इस हवाले से आपकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि बड़े लिमिटेड महदूद यानी तरीके से या महदूद यानी एरिया में बहुत लिमिटेड, वो बिल्कुल जो दो जमातों का आपने नाम लिया उनके साथ हमारी चंद सीटों पे एडजस्टमेंट ज़रूर होने का एक असूली फैसला हो चुका है। और जाहिर है कि जब आज से 3 दिन बाद जब हमारे ऑफिशियल हम अपनी टिकटों की अनाउंसमेंट करेंगे, टिकटें हम देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी दिन की बजाय हम एक दिन 11, बल्कि अगर हो सके तो मेरी कोशिश होगी कि 10 की रात को हो, तो वो जब हम अपने जब कैंडिडेट्स फाइनल अनाउंस करेंगे, जिनको टिकटें देंगे, तो ये अवाम को पता चल जाएगा कि कितनी थोड़ी महदूद सीटों में इस तरह के कोई अरेंजमेंट्स हैं। कोई बहुत बड़ी मैसिव अलायंस, मैसिव सीट एडजस्टमेंट, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम खुद अल्लाह के फजल से एक पॉपुलर पार्टी हैं, हमने माजी में परफॉर्म किया है। हमारा जो लीडर है वो वन एंड ओनली स्टेट्समैन ना सिर्फ पाकिस्तान में, इस खित्ते में है, तो हमें ऐसी कोई जरूरत क्लियर सर, क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर है सर कि PMLN जो है, जिसके पास बेहतरीन आपके लोग मौजूद हैं, मुखलिस कारकुन मौजूद हैं, जाहिर है वो अपनी कारकर्दगी को टो करते हैं 2013 से 2017, तो वो कारकर्दगी को ज़्यादा लेकर आते हैं, जिसमें जो भी हालात हैं वो सबके सामने हैं, और जाहिर आप मंशूर भी लेके आएंगे। ऐसी सूरत हाल में सर जो ये इस वक्त आपने इलेक्टेबल सुनने में आ रहा है, इलेक्टेबल को भी ले लिया है, खुद आपके अपने बहुत अहम तरीन लोग मौजूद हैं पार्टी में, फिर हमने सुना है कि अदम एतमाद में जो लोग जिन्होंने साथ नहीं अदम एतमाद में साथ दिया था उनको भी PMLN टिकट देने जा रही है, और मुखलिस कारकुन ऑलरेडी जगह है, तो PMLN को इस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर कि किस तरह वो अब टिकटों की तकसीम करे, किस तरह ये सारे लोगों को लेके, और सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो रही है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम इलेक्टेबल्स ढूंढने के लिए नहीं निकले हुए मार्केट में। अल्लाह के फल से जो कोई इलेक्टेबल दूसरी पार्टीज के में थे, वो एक लंबी क्यू थी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने के लिए, और हम उसमें भी बड़ा पिक एंड चूज और बड़े कॉशियस तरीके के साथ हमारी लीडरशिप जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब वो फैसले अपने जो सीनियर कोलीग्स हैं उनसे मशावरत के साथ करते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि हमने हर रोज़ कोई दुपट्टे पहना रहे हों और बहुत ज़्यादा कोई लोग जो हैं इलेक्टेबल्स हम उनको ज्वाइन करवा रहे हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी एक पार्टी की अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और हाँ इंटरेस्ट बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट थी जो लोग चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हों, ऑब्वियसली इस वजह से कि उनको भी टिकट दिया जाए, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 वजूहात, एक वो कि जैसे आपने कहा कि 20, 13, 17 में जो टीम थी, और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि आप आज देखें कि पार्टियों में लोग इधर उधर भाग रहे थे पिछले चंद हफ्तों में, और मुस्लिम लीग नून इतनी जो जिसके खिलाफ इतनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई 4 साल में, हमारा कोई भी कोई बड़ा नाम कोई यानी जो नोन हो या कोई बड़ा लीडर या इस तरह को कोई पार्टी को छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं गए। तो ये एक बड़ी अच्छा खुशाइंद बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक तो इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, और बहुत रेयरली कुछ लोग शामिल ज़रूर हुए हैं,
लेकिन उसकी तादाद जब आप दूसरी पार्टियों के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही महदूद है। दूसरा जो आपने फरमाया कि अदम एतमाद में किए गए वादे उसका क्या होगा, तो देखिए कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। और आपने देखा कि हमने जब पंजाब में बाई इलेक्शन हुए तो पूरी की पूरी जो कमिटमेंट थी उसको पूरा किया गया। हालांकि हमें ये डर था, और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, मैं उनको उस वक्त असिस्ट वहाँ कर रहा था, ये खौफ था, मैं बात करें जुलाई 2022 की 2022 की, तो उस वक्त आपने देखा कि क्या हुआ कि जी हमने उसमें से बहुत ज़्यादा सीटें बाई इलेक्शन में, अपना वादा तो पूरा किया लेकिन हार गए हम, और हमने वो सीटें लूज़ की उन बाई इलेक्शन में। ये अलग बात है कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस इलेक्शन में फिर दोबारा एक धांधली की एक वेव आई और तो आप कमिटमेंट पूरी करेंगे सर? हमारे लोगों को डिमोरलाइज किया जाए। आप कमिटमेंट पूरी करेंगे जी? अदम एतमाद वालों के साथ कमिटमेंट पूरी करेंगे सर? नहीं, कमिटमेंट पूरी करने के कई, अगर किसी के साथ कोई हल्फन को कमिटमेंट है तो जरूर पूरी करेंगे। ये तो वैसे भी इस्लामी एक आप हमें टीचिंग है। इसाक साहब मैं यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक सर। इलेक्शन में ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 जो ऑलरेडी लेट हो चुका है और अब अनाउंस है, लेकिन इस सिलसिले में सर दो चीज़ें बहुत ज़ोरदार तरीके से इस्टेब्लिश हो रही हैं। और एक तो ये है कि सर इलेक्शन मुतनाज़ा अभी से बन चुका है। इस सिलसिले में ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल्स, इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातें, लिविंग प्लेइंग फील्ड का मसला, इसके साथ साथ दूसरी जो बातें हैं वो ये हैं कि जो आपके इलेक्शन का अपने वक्त पर होना उसके ऊपर भी सियासी तकसीम नज़र आ रही है। फिर सेनेट की करारदाद सामने आ गई है और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो सर ये आपको ये इलेक्शन 8 फरवरी को होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके सबसे बड़े हलीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है वो इसको पोस्टपोन करने के लिए दो बड़े रीज़न दिए हैं, और एक रीज़न है कि जनाब मौसम बहुत ख़राब है ख़ास तौर पे KPK और बलूचिस्तान में जहां उनके वोटर्स हैं, और दूसरा दहशत गर्दी की बड़ी लहर चली हुई है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए आपने मल्टीपल सवाल एक सवाल में किए हैं। डॉक्टर साहब मैं कोशिश करूंगा, मैंने लिख लिया ताकि कोई मैं मिस ना कर दूं। आपने पहली बात फरमाई कि इलेक्शन मुतनाज़े बन चुका है या बनाया जा चुका है, तो ये हमारी ये आदत पता नहीं कब ख़त्म होगी कि जो 2013 का इलेक्शन था मेरा ख्याल है वन ऑफ द क्लीनेस्ट इलेक्शन, और उसके बावजूद जो तमाशे आपने देखे, 126 दिन का धरना देखा, पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं उसको नुकसान उसके नतीजे में होता हुआ देखा, एक हमारे बेहतरीन दोस्त मुल्क के सदर का जो विज़िट था उसको डिले होता देखा, CPEC जो कि 46 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होना के दस्तखत होने थे उसकी डिले आपने देखी। तो ये तो हमारी एक आदत और कल्चर बन चुका है। अब जो कहते हैं ना डिफीटिस्ट माइंड, वो जो डिफीटिस्ट माइंड के लोग हैं उन्होंने अभी से अपना जो है नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होगा। भाई इलेक्शन क्यों मुतनाज़ा होगा? जब आप इलेक्शन जीतें, RTS बंद हो और कई घंटे बंद रहे, 48 से 72 घंटे, उस वक्त आपके इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। अभी आपने अभी से रोना धोना डालना शुरू कर दी, इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और इनको हमें अब इसमें से निकलना चाहिए। हमारी एज ए नेशन एज ऑलमोस्ट अब 76 साल की हो चुकी है, तो उससे भी बल्कि ज़्यादा आई वुड से कि 79 ईयर्स। तो हमें अब इससे निकलना चाहिए, ये जो पैटी पॉलिटिक्स है उससे बाहर निकलना चाहिए। तो एक तो वो है उसका जवाब। आपने दूसरा फरमाया कि क्या ये सेनेट की करारदाद की आपने बात की, तो मैं सेनेट की जो करारदाद हुई जुमे को, जो जुमा भी गुजरा है,
उसमें आपको पता है कि ये हमारी ट्रेडिशन नहीं है कि जुमे वाले दिन मास बजट के दिनों में जब बजट प्रोसेस हो रहा होता है, पास हो रहा होता है, तो हम जुमे की नमाज के बाद एडजर्न नहीं करते, हम मंडे पे हमारा जो है सेशन जाता है। कुछ 2-3 मेंबर्स थे जो बात करना चाहते थे, मैं हाउस में मौजूद था और उन्होंने 2-2 मिनट की चंद बात करने के लिए टाइम मांगा और उधर जुमे की अजान हो गई और अजान ज़ाहिर है कि फिर 10 मिनट रह गए थे जमात खड़ी होने में, तो सेशन को 2:30 बजे तक उसको या 2 बजे तक 2 बजे तक उसको एडजर्न कर दिया गया और सिर्फ 14 मेंबर्स थे। मेरी 2:30 बजे एक मेडिकल अपनी अपॉइंटमेंट थी जो कि जिसके लिए मुझे जुमे के फ़ौरन बाद निकलना था, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस टाइप का एकदम से कोई मूव होगी। तो मुझे यानी वापसी पे पता चला कि जी वो 2 बजे का जो सेशन है, मेरे स्टाफ ने बताया कि सिर्फ 14 लोग थे और एक हमारे ऑनरेबल कॉलीग ने एक करारदाद पेश की वही इलेक्शन को डिले करने की उस हवाले से, और उसके हक में दो यानी 12 वोट थे और उसके अगेंस्ट 2 वोट थे। तो मैं समझता हूँ कि 104 का हाउस है, 12 लोगों की पास की करारदाद जो है, टेक्निकली करारदाद पास हो चुकी, क्योंकि जो उसमें यही हमारे रूल्स हैं कि जो प्रेजेंट है उसकी मेजॉरिटी, लेकिन इस करारदाद का कोई ऐसा इम्पैक्ट या ऐसी बाइंडिंग या ऐसा कोई लीगल कोई नहीं है किसी के ऊपर बंदिश कि जी अब ये करारदाद हो गई तो ये इलेक्शन आगे करने चाहिए। आपने सेक्रेटरी साहब के इस्तीफे की बात की, सेक्रेटरी साहब जो हैं वो जेन्युइन मेरी इत्तला के मुताबिक बीमार थे, वो चंद रोज़ हॉस्पिटलाइज भी रहे और उस वजह से, और ये मैं यानी माजी में 13-17 में ये मेरे पास 5 मिनिस्ट्रीज थी, उसमें एक में ये एडिशनल सेक्रेटरी थे, तो मैं जानता हूँ कि वो बड़े प्रोफेशनल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो उनकी हेल्थ की इशू है जेन्युइन, तो एग्जेक्टिव इस्तीफे आते रहते हैं जाते रहते हैं। आपके सबसे बड़े हलीफ, आपके सबसे बड़े हलीफ, बहुत जबरदस्त इस वक्त हलीफ हैं आपके, मौलाना फजल रहमान साहब, वो बिल्कुल इलेक्शन के लिए कहते हैं कि तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी भी कहती है कि जनाब इलेक्शन आगे बढ़ जाए तो कुछ नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं इलेक्शन आगे बढ़ जाए तो कुछ नहीं। वो अलग बात है कि बिलावल साहब कहते हैं कि यूएनओ भी करारदाद पास कर दे तो इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे। फिर हम देखते हैं तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी कह रही है, कहीं कहीं से कोई और सियासी जमात, तो सियासी जमातों में बड़ी तकसीम नजर आ रही है। और सबसे बड़ा मसला मौलाना फजल रहमान क्या कहेंगे सर अगर ये इलेक्शन आगे हो जाए कुछ दिन, क्योंकि इलेक्शन साफ और शफाफ होना अहम है और पुरअमन होना अहम है और अवाम की पार्टिसिपेशन होना अहम है, तमाम सियासी जमातों का शामिल होना अहम है, या 8 फरवरी को हो जाए इलेक्शन ये अहम है? देखिए सारी 8 फरवरी को इलेक्शन होना भी अहम है और जो बाकी आपने लवाजमात गिनवाए मैं रिपीट नहीं करता वो भी अहम है। मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकता है। आपको याद है कि इसके फंडिंग के बारे में हमारी हुकूमत के दौरान उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे, जो बहुत एक लंबी बहस होती रही और बजट में कोई एलोकेशन नहीं थी 5 अरब के अलावा, तो हमने वो 5 अरब तो फौरी रिलीज़ किए, लेकिन जो बाकी पैसे थे और जो अलग-अलग इलेक्शन होने की बातें थी कि 2 असम्बलियों के पहले करवा लें, फिर 2 प्रोविंशियल असम्बलीज और नेशनल असम्बली के बाद में हो जाएंगे, वो पाकिस्तान को करीबन 15 से 20 अरब का फालतू खर्चा भी होता और पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह यानी नेगेटिवली इफेक्ट होता फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो बात यह है कि हमने बजट पेश किया, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट उसमें एलोकेट की, उसको ना सिर्फ एलोकेट किया बल्कि हुकूमत छोड़ने से पहले उसकी रिलीज़ का भी बंदोबस्त करके छोड़ा। तो मुस्लिम लीग नून और जो PDM की जमातें थी वो बड़ी क्लियर थी कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए और वो जो आइन के मुताबिक होना चाहिए। अभी जो 8 फरवरी है ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है। उसकी वजह यह है कि एक जो आपको 60 के 90 दिन, इस सूरत में 90 दिन क्योंकि असम्बली पहले डिज़ोल्व हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त पे जो सेंसिस आ गया तो आपका आइन ने आपके हाथ बांध दिए कि अब नई हल्के बंदें होंगी, जिसके लिए उन्होंने मिनिमम टाइम 4 महीने में वो काम मुकम्मल किया, वरना 4 से 6 महीने की बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। जहाँ कोई किसी हल्के में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी
जहाँ बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी है तो उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। देखें, इलेक्शन के तमाम मामलात की जिम्मेदारी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, बिल्कुल सही। और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके इलेक्शन के बाकी जो कमिश्नर साथी हैं, ये उनका ज़िम्मा है कि हर काम को वो देखें और आइन और कानून के मुताबिक उसके बंदोबस्त करें। तो मैं नहीं समझता, मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमने तो बहुत सपोर्ट किया है कि वक्त पे अब जो तारीख तय हो चुकी है इतने लंबे प्रोसेस के बाद, और आइन के मुताबिक वो अब तारीख रहनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूँ। सर एक बात जो है वो ये कि क्या आप समझते हैं सर कि माजी की गलतियों से सियासतदानों ने, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, आप एक सियासतदान हैं और बहुत करीब से आपने हुकूमतों को, सियासत को देखी है, क्या माजी की गलतियों से हमारे सियासतदानों ने कुछ सीखा? हालांकि अभी हमने पीडीएम देखा कि 13 या 11 बड़ी सियासी जमातें एक साथ मिलकर हुकूमत उन्होंने बनाई, लेकिन उसके बाद आज वो 13 की 13 सियासी जमातें एक दूसरे का गिरेबान खींच रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और दूसरी तरफ आवाम की जो हालत है, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, वो आपसे कौन बेहतर जानता है कि मज़ीद तबाही की तरफ है। ऐसी सूरत हाल में एक कौमी इत्तेफाक तमाम सियासी जमातों में इलेक्शन से पहले हो जाता और एक मीसाक़े मईशत हो जाती जिसमें आने वाली तमाम हुकूमत या एक हुकूमत जो भी है उसका तसलसल होता, तो ये सर मुल्क के लिए बेहतर नहीं था? देखें डॉक्टर साहब, आपने जो सेकंड हाफ में जो बात की चार्ट ऑफ इकोनॉमी की, वो नहायत ही अहम है इस मुल्क के लिए। हमने 2013 में जब हुकूमत संभाली और पहला बजट पेश किया 12 जून 2013 को, तो उसमें हमने मीडियम टर्म्स स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क भी दिया 3 साल का, 2013, 2016। हमने 2014 का जब हमने बजट पेश किया तो 2014, 17 का दिया, और इस तरह हर साल हम इवन 2017 का जब बजट पेश किया मैंने, तो 2017, 2020 का भी वो सारा हमने पेश किया 3 साल का। मकसद यही था कि हमने पूरी कोशिश की कि एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो जाए, जैसे कि हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में की थी, जिस पे इनिशियली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए थे, और जिसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया गया लंदन में, और सेकंड राउंड में इमरान खान समेत उन सब ने दस्तखत किए अपनी पार्टियों की तरफ से। अब अनफॉर्चुनेटली जो भी रीजंस हैं, चूँकि उनका को अपना एजेंडा था, वो बड़े चंद महीनों में नज़र आ गया कि उन्होंने एक धरना दे दिया, फिर दूसरा धरना, उसके बाद वगैरह वगैरह। तो ये तो मुल्क के लिए बहुत अच्छी है कि अगर हम एक नेशनल लेवल के ऊपर एक ब्रॉडर एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे एग्री कर लें, और कम वक्त में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, देखें रिफॉर्म्स एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, रिफॉर्म्स होते रहते हैं, रिफॉर्म्स मुस्तकबिल में उसकी मज़ीद भी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल एक एजेंडा को अचीव करने के लिए, एक इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल इकोनॉमी के लिए जो सस्टेनेबल हो और जो आवाम के लिए बेहतर हो, उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक मिसाक होना ज़रूरी है। हम अल्लाह ने हमें अगर मौका दिया इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और आवाम की हमायत से, तो हम ज़रूर, जैसे हमने 2013 से 2017 में पूरी कोशिश की, हम फिर कोशिश करेंगे कि एक मिसाके मईशत हो, और जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बोथ साइड ऑफ द डिवाइड पे, हुकूमती बेंचों में भी और अपोजिशन बेंचों में जो बैठी हैं, वो मिल के उसको दस्तखत करें। आपने कहा कि माजी की गलतियों से क्या पॉलिटिशियंस ने सबक नहीं सीखा? अब ये पार्टी टू पार्टी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपके सामने मीडिया उसका पूरा पोस्टमार्टम भी करता है, उसको देखता भी है, और आपको मैं समझता हूँ कि मॉरली अगर आप कहीं निशानदेही ऐसे होती है तो आपको ज़रूर निशानदेही करनी चाहिए। ये नहीं कि खुदा न खास्ता उस पार्टी को या उन अशख़ास को कोई मलाइन करने के लिए, बल्कि उनकी बेहतरी के लिए, उनको रियलाइज़ करवाने के लिए, क्योंकि हमारी तो ऐसे होता है कि जैसे यानी उस हाउस के अंदर भी
और हाउस से बाहर भी शायद कुछ ज़ाती दुश्मनियाँ हैं। दुनिया में आपको जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं उनके जो पार्लियामेंट्स हैं उनको आपको ऐसे नहीं मिलता। वो असूलों की जंग करते हैं, पॉलिसीज़ पर लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी आवाम, अपने हल्के और अपनी कौम के लिए वो अपने मंशूर पे भी बात करते हैं, बेहतरी के लिए भी बात करते हैं। लेकिन वो बाहर जब होते हैं तो वो कोई ज़ाती, क्योंकि ज़ाती तो नहीं है, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए। तो मैं अल्लाह करे कि वो भी वक्त है कि हम अपने मुल्क में भी वो एक माहौल देखें। अच्छा सर, एक अभी तो बड़ा यही है कि अगर आप अंदर आप दुश्मन हैं तो आप बाहर भी दुश्मन। बस मुस्बत तनकीद भी तो सर यहाँ बर्दाश्त नहीं होती है। एक्चुअली हम कितने जमहूरी हैं ये भी तो एक बड़ा मसला। जी, हमारी गुफ्तगू नाज़रीन सागदार साहब से जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक सर। मैं एक आपसे बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ और एक लिहाज से जाहिर है आप कई हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ बातें भी हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो यही है सर कि इलेक्शन के बाद आवाम के लिए अभी से जाहिर है वो मैसेज होगा तो वो बेहतर होगा। क्या एक इलेक्शन के बाद एक कौमी हुकूमत पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों की बननी चाहिए या एक सियासी जमात को कम से कम 2/3 मेजॉरिटी मिले ताकि वो अपना रोल अदा कर सके? पहले तो सर ये बताइए कि इसमें दोनों चीज़ों में से बेहतर चीज़ कौन सी है? मैं सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा, क्योंकि जब आपने कहा ना कि मैं कई हुकूमतों का हिस्सा रहा हूँ तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जो खास कर मुख्तलिफ पार्टियों की। मैं मुस्लिम लीग नून का हमेशा हिस्सा रहा हूँ। यस क्लियर कर दिया। अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ आपने कर दिया। एक कोलिशन गवर्नमेंट जरूर बनी थी और वो थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 2008 में। आपको याद हो जब इस मुल्क में डिक्टेटरशिप खत्म हुई, जमहूरियत आई, तो एक हुकूमत बनी। वो हमारे जो पार्टनर थे, जो आई वुड से के एल्डर पार्टनर जिनकी ज़्यादा सीटें थी, वो पीपल्स पार्टी थी। उनका हक था, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, हमको इनवाइट किया और उनकी ये कंडीशन थी या उनकी ऑफ़र कह लें कि जी हम ज्वाइन भी करें और मैं उसका फाइनेंस मिनिस्टर भी कोलिशन गवर्नमेंट का बनूँ। और मियां नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की सिर्फ एक शर्त थी कि जो जज उस वक्त जुडिशरी के जो जनरल मुशर्रफ मरहूम ने जो उनको घरों में बंद किया हुआ था और उनको निकाल के नए लगाए हुए थे, उनको रेस्टोर किया जाए। और जब वो मुद्दत पूरी हुई और मुआहदा 1 पॉइंट सिर्फ मुआहदा था, वो उन्होंने पूरा नहीं कर सके, एक एक्सटेंशन हुई नहीं वो कर सके, दूसरी एक्सटेंशन हुई, तो उसके बाद फैसला किया गया कि चूँकि हमने कौम से वादा किया है कि हम जजों की इसकी जुडिशरी की बहाली और जजों को जो हाउस अरेस्ट है उनका रिवाइवल और उनकी दोबारा अपने जिम्मेदारियों पे वापस लाने के लिए हमने ये एक मुआहदा किया था कोलिशन गवर्नमेंट में। तो एक तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हो गया सर, जिंदगी में सिर्फ वही नहीं हो गया क्लियर हो गया सर, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसमें पार्टी की तरफ से सर मैं उसका बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर था वो जी। अब आपने जो बात की डॉक्टर साहब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, कौमी हुकूमत आपने फरमाया और या कि कोई पार्टी 2/3 मेजॉरिटी, ये ऑब्वियसली दोनों मेरे नज़दीक एक्सट्रीम्स हैं, अच्छे प्रोबेबल्स हैं, लेकिन ये ज़रूर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्राइमरीली एक पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी ज़रूर हो। यानी ये जो आप मिक्सचर्स करते हैं फिर वो थोड़ी सी आपकी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला अवाम हमें फेडरल गवर्नमेंट में भी यानी नेशनल असम्बली में भी और सूबों में भी जहां हमें हुकूमत दे वो हमें सिंपल मेजॉरिटी कम से कम दें। 2/3 तो बहुत ही आला चीज़ है कि हम फिर आईनी तरमीम भी कर सकते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को जो तकरीर की मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान की आमद पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिक एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो मसाइल जितने गंभीर हो चुके हैं और जितनी प्रॉब्लम्स की डेप्थ है और ग्रेविटी है वो ये डिमांड इस वक्त करती है कि पूरी कौम और तमाम जो है मेन जमातें वो मिल के पाकिस्तान को
इस भंवर से निकालें और पाकिस्तान की आवाम की तकालीफ दूर करें और दोबारा पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के राह पर डालें और ना सिर्फ दोबारा 24वीं मईशत बने बल्कि G20 में शामिल हो, जो कि प्रोडिक्टेड था कि हम चंद सालों में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की प्रेडिक्शन 20, 16, 17 की पाकिस्तान G20 में शामिल हो जाएगा। तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी क्लियर, हमारी लीडरशिप की बड़ी क्लियर सोच है और इंशाअल्लाह एक दफ़ा आप हो जाए तो फिर ये जमातों को, अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी है और फिर जमातों को साथ मिलाना इन हालात में शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान की ये तमाम जमातें कर सकेंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है, काफ़ी लोगों का, दानिश्वर इंटेलेक्चुअल, कि जनाब एक सियासी जमात जो है वो मौजूदा हालात ऐसे हैं कि एक सियासी जमात मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल नहीं सकती, तमाम सियासी जमातें मिलकर जो है ना हुकूमत बनाएं और कौमी हुकूमत बने और वो क्राइसिस से निकालेंगी। लेकिन मैं चला जाता हूँ 16 महीने की वो हुकूमत जो पिछली थी, उसमें 11 या 13 सियासी जमातें मौजूद थीं, 1-2 ही सिर्फ नहीं थी। लेकिन हमने जो उस बातें सुनी उसमें ये सुनी कि जनाब वज़ीर आज़म को इसलिए काम करने नहीं दिया गया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने एजेंडे थे, उनकी अपनी सोच थी, रुकावटें थी। दूसरी सियासी जमातें ये कहती हैं कि जनाब वज़ीर आज़म को हम एडवाइस देते थे, वो करते नहीं थे, तो ज़िम्मेदार वही हैं। तो इस लिहाज से कौमी हुकूमत और एक सिंपल मेजॉरिटी, चले 2/3 तो बहुत ज़्यादा हो गई, आपने सही कहा। तो बेहतर यह है कि आपने कहा कि किसी भी एक सियासी जमात को, जो कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, उसको सिंपल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो बेहतर फैसला कर सके। अब मैं आता हूँ सर, ज़रा ये बताएं सर कि आपने एक बड़ा इत्तेहाद कर लिया है सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, JUI आपके साथ हैं, MQM को आपने अपने साथ मिला लिया है, GDA भी हैं, कौम परस्त हैं, तो बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं वहाँ, और शहबाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची से। दूसरी तरफ सर बिलावल भुट्टो की एंट्री हो गई है पंजाब में, और वो ये आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ बैठ गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब में जो उनकी पुरानी मकबूलियत थी बेनज़ीर साहबा के ज़माने में या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, उसको रिवाइव करेंगे और लाहौर को PMLN से लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई पाबंदी ना थी, ना है, ना हो सकती है। मोस्ट वेलकम अगर बिलावल साहब इलेक्शन पंजाब से लड़ रहे हैं और जरदारी साहब अगर उनको ओवरसी करेंगे और हेल्प करेंगे, तो ये हमने एक जो बाई इलेक्शन में भी देखा पाकिस्तान में मलक परवेज़ साहब की डेथ के बाद, तो वो कोई ऐसी हमारी जमात उसको वेलकम करती है, कोई उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। सबका पाकिस्तान है, सबका हक है कि हर जगह से जाके इलेक्शन लड़ें। अब जहाँ तक उसी तरह जैसे हम उनको वेलकम करते हैं, तो अगर हम अपनी चॉइस के मुताबिक MQM से या GDA से कोई सीट एडजस्टमेंट या कॉपरेशन की बात करते हैं, तो इसमें कोई अजूबा नहीं होना चाहिए। ये सारी दुनिया में ये पार्ट ऑफ जमहूरियत होता है और इसमें कोई अनयूजुअल कोई बात नहीं होती। तो बस सर दो मिनट रह गया मेरे परफॉर्मेंस किसने की है। यस 2 मिनट रह गया सर, एक सवाल भी है। लोग परफॉर्मेंस को देखेंगे, मैं जवाब सिर्फ आपका दे रहा हूं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों ने वोट देने हैं। जिसने पंजाब में या अपने अपने सूबों में जिन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, जो काम किया है, आई एम श्योर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अवाम उनको वोट देंगे। और हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है, बाकी सूबों की भी सामने है, तो ये अवाम ने फैसला करना है और इसमें हमें इसको वेलकम करना चाहिए। इसमें कोई दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है। अच्छा सर, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा, और वो ये है कि मैं अभी जब आ रहा था आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो एक जगह बात हो रही थी और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ PMLN, तो ये बात क्लियर की गई थी कि जनाब चौथी दफ़ा, जिस तरह आपने भी इसकी तस्दीक कर दी कि PMLN की जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं मियाँ नवाज शरीफ हैं। वहाँ एक और बात भी हुई सर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म होंगे तो वज़ारत ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के पास ही होगी। सर बिल्कुल 40 सेकंड आपके पास है, इस पर कुछ कमेंट्स करें तो फिर मैं आपसे। मैं डॉक्टर साहब कोई गारंटी नहीं कर सकता
ये ऑब्वियसली लीडरशिप का फ़ैसला होता है। ये फ़ैसला मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की कंसल्टेशन से, पार्टी लीडरशिप से होता है। काबीना में कौन होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, ये मैं बिल्कुल इंतहाई ईमानदारी के साथ आपको मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा ये ज़िम्मेदारी ज़िंदगी में दी है। 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून में और 1 दफ़ा मैं वो कोलिशन गवर्नमेंट में। तो ये जिससे अल्लाह ने, मैं बड़ा इसमें बिलीवर हूँ कि अल्लाह ताला ने जिससे जो काम लेना है वो उसको मिल जाएगा, नो मैटर कि कौन उसको रोके। चले इस तरह पूछ लेता हूँ, इस तरह पूछ लेता हूँ, काम अल्लाह नहीं देना। इस तरह पूछ लेता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आप पर एतमाद किया अगले वजारत खजाना के लिए, तो आप इस पेशकश को एक्सेप्ट करेंगे सर? बस एक लफ्ज़ और फिर मैं जाऊं सर, आप भी बिजी होंगे। मैं उस वक्त इस्तिखारा करूंगा जो मुझे गाइडेंस अल्लाह ताला की तरफ से मुयस्सर आएगी, मैं उस हिसाब से फैसला करूंगा। इस वक्त मैं आपको इस्तिखारा करने का टाइम नहीं है, आपका खत्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह। बस सर यहाँ पर ये कहता जाऊंगा मैं कि आज मैंने इसहाक डार साहब के साथ जो इंटरव्यू किया है मईशत पे नहीं किया, मैं मईशत पे करता रहा हूँ जब वो वज़ीर ख़जाना थे। आज मैंने किया है मेन जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, और अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं और वज़ीर ख़जाना होंगे तो इंशाअल्लाह उस वक्त इनसे ख़जाने के ऊपर अहम तरीन सवाल करेंगे जो मईशत के हवाले से है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।